तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 11 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे एक मित्र गुलशन कुमार जी के द्वारा भेजे गए हैं, जिन्होंने ये प्रश्न डिंडोरी से भेजे हैं। तो गुलशन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी प्रश्नों को वेरीफाई भी किया है और बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। आप भी प्रश्नों को भेज सकते हैं और अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सकता है। वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप अपने शिफ्ट के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएँगे कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आए हैं। आज तो कमाल ही हो गया, लगभग मतलब मैथ और आपकी इंग्लिश को मिलाकर के 85 के अप्रॉक्स प्रश्न आए हैं। तो कौन-कौन से प्रश्न आए, कैसे-कैसे प्रश्न आए, इन सब प्रश्नों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? प्रश्न का सही आंसर है 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं और यहाँ से अन्य कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यानी कि अब वो संस्थापक और समाज और प्रार्थना समाज वगैरह पूछेगा, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे थोड़ा-थोड़ा, जिससे कि अगर आपके सामने अन्य कोई प्रश्न इससे संबंधित आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व करके आ सकें। लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को, और ये हिंदी में भी डेट दी हुई है, चैत्र शुक्ल 5 शनिवार संवत 1932 विक्रमी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको कुछ याद आ रहा है? मुंबई में एक और चीज़ की स्थापना हुई थी, बताइए। ए.ओ. ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी। वो कौन-सी ऐसी संस्था थी जिसकी मुंबई में स्थापना की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कि किस-किस को याद है, कितनी तैयारी आपकी पटवारी की चल रही है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुछ अन्य समाज के बारे में बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नारा आपसे पूछा जाएगा आगे एग्जाम में। वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो दिया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ लिस्ट आपको बता दें जो आपसे एग्जाम में अब आगे पूछे जाएंगे, ये पक्का है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। स्टार मार्क कर लीजिए 3-4 इसमें। ये प्रश्न तो जरूर से जरूर आपसे अब पूछा जाएगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती जहां भी पूछे जाते हैं तो अगला प्रश्न आपका ब्रह्म समाज जरूर पूछा जाता है। ऐसा एसएससी में भी होता आया, ठीक है? उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी ने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, केशव चंद्र सेन ने 1867 में इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की हमने आपको बता दी, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की थी, ठीक है? चलिए ये एक जो है नृत्य यहाँ पर पूछा गया, उत्सव पूछा गया है, नाट्यांजलि किस राज्य का उत्सव है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का उत्सव है नाट्यांजलि। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए हमारा इतना काम नहीं है कि बस आपको प्रश्न बताएं और निकल जाएं। हमारा काम है प्रश्न बताएं, प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दें, उसके बाद इनसे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं आगे उनके बारे में भी जानकारी देना, ये हमारा काम है। तो उस काम को अगर हम सही से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता दीजिए हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी आपको देते हैं। प्रत्येक फरवरी और मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष परकारा चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? चिदम्बरम तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। मंदिर का नाम है परकारा मंदिर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह 5 दिवसीय त्योहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू होता है। नाट्यांजलि जो हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य है। याद रखिएगा ये नृत्य किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है ये नृत्य। ये भी पूछा जा सकता है आपके एमपीएसआई या फिर वनरक्षक के एग्जाम में। और एमपीएसआई वनरक्षक एमपीपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। 25 तारीख से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसकी तैयारी आगे करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए उत्पत्ति की बात करते हैं। तो 1981 में के आसपास जो है इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? और यह एक अपेक्षाकृत अंधकारमय घटना थी। ये सारी जानकारी इसके बारे में दी हुई है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 2020 में जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना पैसा आवंटित किया गया था? अब लोग इसको करंट कर रहे हैं, लेकिन ये करंट का प्रश्न तो है ही नहीं भाई, 2020 की करंट पूछेगा। चलिए लेकिन बता देते हैं, प्रश्न ये आया था, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है? 11,500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए थे 2020 में जल जीवन मिशन के लिए। तो देखिए बजट 2020 की आपको हम बात बताने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में सरकार के जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। नई दिल्ली 1 फरवरी, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट में जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यानी कुल मिलाकर के 11,500 रुपए 500 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 11,500 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? सही आंसर है जीएम मैग्नस कार्लसन जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जीएम मैग्नस कार्लसन ने शुक्रवार को अब ये पूरी जानकारी दी है 16/21 के स्कोर के साथ में 2022 फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है। जो रजत पदक विजेता जीएम हिकारू, रजत पदक किसने जीता? जीएम हिकारू ने जीता है। और टाई ब्रेक में कांस्य पदक विजेता जीएम हाइका, ये पूरी जानकारी दी हुई है। ये जापान के लोग, इनके नाम भी ऐसे उल्टे सीधे होते हैं। ठीक है। खाली आपको इतना याद रखना है, कार्लस जो मैक्सन है इन्होंने जो है जीता है 2022 का शतरंज चैंपियनशिप वर्ल्ड वाला। ये प्रश्न पूछा गया था, वेरीफाइड ये प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में गलत है? अब संविधान सभा बहुत बार पूछी गई है, पूरी जानकारी हमने संविधान सभा के बारे में दे दी है। कोई 4 कथन दिए हुए थे, उनमें से पूछा गया था कौन सा गलत है। आज भी हम कुछ आपको हट करके जानकारी दे रहे हैं संविधान सभा के बारे में। और उसके अलावा बता दें आपको कि 15 मार्च से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए जीके और साइंस में, उनको एक साथ कंपाइल करके हमने एक वीडियो बना दी है। वो इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो जरूर देख करके जाएगा। उसमें हमने संविधान सभा के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है। चलिए, संविधान सभा जो जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने अपने उद्देश्य के लिए जो है इकट्ठे हुए थे। कुल मिलाकर के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। चलिए, संविधान सभा के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ समितियां बनाई गई थी, 6 लगभग समितियां बनाई गई थी। उन समितियों के बारे में कल हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। कल भी संविधान सभा का एक प्रश्न आया था, वहां पर हमने समितियां, उनके अध्यक्ष के बारे में पूरी आपको जानकारी दी थी। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, और वो लोग अगर कल देख करके गए होंगे तो आज ये प्रश्न बिल्कुल सही करके आए होंगे। इसीलिए कहते हैं डेली एनालिसिस आपको जरूर देखना है। डेली आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है। बाकी एक साथ सारे प्रश्न देखना है तो 15 मार्च से अब तक वाली वीडियो जरूर देख लेना, जीके साइंस वाली वीडियो। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट बोला जाता है? तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है। आपको पता है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। आगे पूछेगा हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो हृदय प्रदेश भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 60% सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसके चलते इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से सोया प्रदेश का गौरव छिनता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोया का उत्पादन लगातार जो है इसकी उत्पादकता जो है कम होती जा रही है। सबसे बड़े इलाके जो नरसिंहपुर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अब उसमें जो है उत्पादन कम होने लगा है सोयाबीन का, इसलिए जो है धीरे धीरे मतलब सोयाबीन जो आपका स्टेट का दर्जा है वो धीरे धीरे जाने वाला है। ठीक है। टाइगर स्टेट का दर्जा भी अभी मध्य प्रदेश के पास में है। ठीक है। हीरा स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश के पास में है। पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने 2 युद्ध लड़े और बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा? प्रश्न का सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजना से 2-3 प्रश्न पहले ही बन चुके हैं, उनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान भारत को दोबारा युद्ध का सामना करना पड़ा, चीन के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965-66 में। इसके अलावा इस योजना के दौरान 2 वर्षों में देश को सूखे और बाढ़ का भी सामना करना पड़ा था। यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, एक तरह से बहुत ही खराब साबित हुई भारत के लिए। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये 3 चीज़ें भारत को झेलनी पड़ी। 2 बार युद्ध करना पड़ा और 1 बार बाढ़ और सूखे का भी सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि बाढ़ और सूखे का सामना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो वो भी आपकी तीसरी होगी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं। गरीबी हटाओ, अब आगे ये प्रश्न जरूर बनेगा, लिख लीजिए गरीबी हटाओ वाला। ठीक है। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। इस नारे का प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, 5वीं नहीं है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले शायद उद्योग वाला प्रश्न पूछा था कि जो है किस उसमें नहीं, कृषि वाला पूछा था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। अभी उद्योग वाला नहीं पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी। ठीक है। बाकी आपको एक बात बता दें, चलिए ये प्रश्न कर लेते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड नामक जो है वो अभियान चलाया गया था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो चलिए जानकारी देते हैं आपको। प्रोजेक्ट बोल्ड 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। यह पहल भूमि क्षरण को कम करने और देश में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में शुरू किया गया था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। अब देखिए, 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं। 2 वीडियो करंट अफेयर की हमने अपलोड कर दी है।
अब हम कल सुबह करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नरेशन में ज़्यादातर अभी सिंपल ही पूछा जा रहा है, तो नरेशन की एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसका सेकंड पार्ट हम कल दोपहर में लेकर के आएंगे। लेकिन कल सुबह हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 इसके जितने भी महत्वपूर्ण आपके स्पोर्ट्स के जो भी न्यूज़ होंगी या फिर कोई नई परियोजना चालू की गई होगी, वो सारा हम कल सुबह कवर कराने वाले हैं, सुबह 6:30 बजे के समथिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे सुबह, ठीक है। मुश्किल से आधे घंटे की नहीं, 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी और सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, तो वहाँ से आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, सुबह सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिथियम की संयोजकता कितनी होती है पूछी गई है, तो लिथियम की संयोजकता 1 होती है। क्यों होती है आइए बताते हैं। देखिए, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 होता है, इसलिए स्थिरता प्राप्त करने के लिए और महान गैस हीलियम गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता होती है, अतः इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम की भी संयोजकता 1 ही होती है, ठीक है। चलिए, अक्रिय गैसें कौन से क्रम की होती हैं? 18वां समूह जो है वो अक्रिय गैसों का समूह होता है, ठीक है। हैलोजन कौन सा है? 17वां समूह जो है हैलोजन का होता है। ये सारी चीज़ें आपको आवर्त सारणी से पढ़ करके जानी है। 2 से 3 प्रश्न साइंस में आवर्त सारणी के पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। अभी सुबह पूछा था सोडियम, मतलब सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना। और वो काटे जाने वाली धातु कौन सी? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो ये सारे नॉर्मल प्रश्न जो है इनको आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। बात अगला करते हैं। आज सुबह ही हमने इसको भी कराया था, ये प्रश्न आज सुबह ही कराया था कि पत्तियों में कौन सा रंजक पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। देखिए, और कहाँ-कहाँ पर क्लोरोफिल का उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है, देखिए। तो पत्तियों में पर्णहरित के रूप में क्लोरोफिल जो है वो कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से संबंधित होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण जीव और पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सक्षम हो पाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित कर पाते हैं, यानी कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। क्लोरोफिल की मदद से ही जो आपकी पत्तियां होती हैं वो हमको हरे रंग की दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अपघटक है? अपघटक से प्रश्न पूछा था, तो कवक और जीवाणु सबसे बड़े अपघटक माने जाते हैं। तो अपघटक से ये प्रश्न पूछा गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं, अपघटक होते क्या है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को सरल अवयवों में बांट देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, बीटल प्रमुख रूप से अपघटक का कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए, अपघटक वनों में जहाँ मृत जीवों के शरीर का अपघटन कर मृदा में मिलाते हैं, वहीं ये वनों की सफाई का भी कार्य करते हैं, है ना। अगर ये अपघटक, ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, तो जैसे कि भैंस वगैरह मर जाती है तो वैसे पटके आते हैं, ठीक है ना। अगर ये अपघटक नहीं होंगे तो वो भैंस सालों साल ऐसे पड़ी रहेगी, और जो क्या होता है, ये जब सड़ेगी नहीं, कोई खाएगा नहीं, तो ये आपके लिए जो है हानिकारक साबित हो सकती है मानव के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटक का कार्य करते हैं। और अगर बात करते हैं पक्षियों में, तो जो गिद्ध वगैरह होते हैं ये भी जो है अपघटक के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, मगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरलतम एवं आद्य कोशिकाएं होती हैं, जैसे जीवाणु, मेथोजोन्स, नीलहरित शैवाल आदि जो है ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। उदाहरण पूछा जा सकता है, आंसर जरूर लगा करके आइएगा। इन तीनों ऑप्शन में से एक नहीं का आपको मिलेगा, ठीक है। मैथोजोन्स, नीलहरित शैवाल और जीवाणु, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक, झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है, एवं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी का जैसे विकसित कोशिकांग इनमें अनुपस्थित रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खाद्य श्रृंखला से एक प्रश्न पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला के बारे में पहले भी हम आपको करा चुके हैं, और जी के जी साइंस वाली वीडियो में खाद्य श्रृंखला के बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। स्वपोषित जीवों जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने स्वयं के लिए भोजन उत्पादित करते हैं से आरंभ होता है, यानी आरंभ कहाँ से होता है? तो घास वगैरह से आरंभ होता है, ठीक है। और एक शीर्ष परभक्षी जैसे भूरा भालू या फिर हत्यारा तिमी पर समाप्त होने वाले आहार जाल की कड़ियों का एक रैखिक संजाल है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है खाद्य श्रृंखला की? तो घास से शुरुआत होती है, अंत कहाँ पर होता है? मांसाहारी जीवों पर इसका अंत होता है। चलिए कड़ी बता देते हैं पूरी। तो उदाहरण को ले, अगर तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले घास आएगी। घास को कैटरपिलर खाएगा, ठीक है ना। कैटरपिलर का मतलब जानते हैं, वो जो टिड्डा होता है। तो घास को कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर को स्पैरो यानी चिड़िया खा लेगी, चिड़िया को बाज खा लेगा, बाज को फिर जो है मतलब ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। बाज को कोई और खाता है, फिर उसके बाद में शेर किसी को खाता है, फिर उसके बाद में मनुष्य खाता है। मतलब ऐसे सारी चीज़ें चलती रहती हैं। शुरुआत घास से होती है, समाप्ति मांसाहारी जीवों पर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं कैटरपिलर एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यह एक शाकाहारी जो केवल पौधों को खाता है। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हिंदी की करते हैं। तो हिंदी में तम का आज पर्यायवाची पूछा गया था। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची पूछा गया था। आप बीती में कौन सा समास है? तो आप पर बीती तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदो हरिपद में कौन सा अलंकार है? एक लाइन है ना, बंदो हरिपद
रघुराई ऐसे करके एक लाइन है, तो उसमें जो है अलंकार पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस एवं स्थायी भाव से 4 प्रश्न थे। कौन-कौन से रस एवं स्थायी के भाव के प्रश्न थे? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया था, करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया था और भयानक रस का स्थायी भाव पूछा गया था। स्थायी भाव आप करके जाइएगा। हिंदी ठीक-ठाक आ रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी पूरी 25 नंबर की आ रही है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगा। चौपाई छंद की मात्रा कितनी होती है? चौपाई छंद में जो है मात्राएँ कितनी होती हैं? सोरठा में कितनी मात्राएँ होती हैं? पूछा गया था। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया था। वर्तनी संधि शुद्धि से प्रश्न थे, कारक से प्रश्न थे, साहित्य से प्रश्न आज आए हैं। आज जो है मतलब हिंदी साहित्य की जो आपकी जो इतिहास है ना, इतिहास कौन से उसमें आर्टिकल में है, ये सब यहाँ से भी प्रश्न अब बन रहे हैं। तो 1-2 प्रश्न यहाँ से भी आए थे, तो थोड़ा बहुत देख करके जाइएगा, ठीक है? वैसे अब इतना समय नहीं है, अगर अगले 2-3 दिन में है तो पता चलता रहेगा। अगर आप डेली एनालिसिस देखते रहेंगे तो ये पता चलेगा अब साहित्य के कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो वहाँ से फिर आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी मत कीजिएगा, ठीक है? 2 प्रश्न विलोम के थे और स्वर संधि से प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में डायरेक्शन के 2 प्रश्न थे। सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन सुबह भी आया था, इस टाइम भी सिंबॉलिक वाला ब्लड रिलेशन आ रहा है। वो ए इंटू बी का अर्थ है, ए बी का पिता है, ए बी की माता है, ऐसे करके जो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगली आकृति से इस वाले शिफ्ट में आकृति के बहुत सारे प्रश्न थे। तो नेक्स्ट इमेज से 3 प्रश्न थे, ठीक है? और छिपी आकृति से 4 प्रश्न आए हुए थे। कोडिंग के 2 प्रश्न थे, यानी कि 7 प्रश्न तो आपकी आकृति से ही आ गए थे, ठीक है? और कोडिंग के 2 प्रश्न, एनालॉजी के 3 प्रश्न, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ के 2 से 3 प्रश्न थे, वाटर इमेज का 1 प्रश्न था, 1 पजल के प्रश्न थे। इसमें रीजनिंग आज कम आई है, मैथ आपका ज़्यादा आया, ठीक है? मैथ और इंग्लिश मिल करके लगभग 80 प्लस नंबर यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है? चलिए बात मैथ्स की कर लेते हैं। तो चीनी को जल में घोलने पर चीनी का प्रतिशत पूछा गया था। कुछ मात्रा दी हुई थी, चीनी कितनी मात्रा है, जल कितनी मात्रा है, दोनों को घोलने पर कितनी प्रतिशत चीनी होगी, अगर इतना निकाल देते हैं तो ये वाला प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न रेशियो से आए थे। एडवांस की बात करें तो गोले की त्रिज्या देकर के उसका आयतन पूछा था। गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बताइए इसका आयतन कितना होगा? सीआईएसआई में वर्षों के अंतर वाले प्रश्न आ ही रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले, ठीक है? 3 प्रश्न डीआई से आए थे, प्रॉफिट लॉस से 4 प्रश्न, टाइम एंड वर्क के 2 से 3 प्रश्न थे, ठीक है? व्रत की प्रॉपर्टी से प्रश्न था, यानी कि जो व्रत के अंदर ऐसे होता है चक्री चतुर्भुज व्रत के अंदर बनता है ऐसे करके चक्री चतुर्भुज, ठीक है? आमने-सामने का योग 180 होता है, इधर भी 180 होता है आमने-सामने का योग, ऐसे जो है प्रश्न आज चक्री चतुर्भुज से बना हुआ था, ठीक है? गोले के अंदर, ठीक है? बात करते हैं औसत की, 3 प्रश्न औसत से थे, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज के देखने को मिल रहे हैं, पाई चार्ट के 2 प्रश्न हैं और अलजेब्रा से भी 3 प्रश्न बन रहे हैं। अलजेब्रा से कौन-सा वाला बन रहा है? वो x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है? तो बताइए कि इसका जो होल क्यूब होता है वो वाले प्रश्न जो होते हैं वो यहाँ पर अलजेब्रा के 1 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, करके जाइएगा, ठीक है? कंप्यूटर की बात करते हैं तो हेलो की जावा कोडिंग पूछी गई थी। ये हेलो वाली पढ़ लीजिए, आपका अगर भाग्य होगा तो जावा कोडिंग हेलो की 4 से 5 बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी जावा की हेलो कोडिंग कैसे करते हैं, डाल लेंगे आप अगर यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार पढ़ के जाइएगा, आपका भाग्य अच्छा रहेगा तो मिल जाएगा प्रश्न ये, है ना? चलिए, पावर पॉइंट में डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए उसमें क्या डलवाना चाहिए, तो एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? फायरवॉल से प्रश्न आया हुआ था। जावा स्क्रिप्ट का प्रिंट कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न आया था। इनपुट और आउटपुट के उदाहरण से भी प्रश्न आया था और थोड़े बहुत जो बेसिक प्रश्न होते हैं वो भी थोड़े बहुत देखने को मिले थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के आज मुश्किल से 6 से 7 प्रश्न ही देखने को मिले हैं। लगभग 10 प्रश्न ही मैनेजमेंट के हैं, ज़्यादा प्रश्न आज मैनेजमेंट के आए नहीं हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके मैथ में और इंग्लिश में ऐड हो गए, ठीक है? तो गुणांक से 1-2 प्रश्न थे, इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न थे, विपणन से 2 प्रश्न थे, नियोजन से 3 और केस स्टडी से 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, अगर आप प्रबंधन की बात करें तो आप इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है? इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बना दी है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एनडीपी, जीडीपी, इसकी वीडियो बना दी है, दोनों वीडियो देख करके जाइएगा। अगर मान लीजिए प्रबंधन में 10-12 प्रश्न आते हैं तो 2 से 3 प्रश्न ये बन जाएँगे। केस स्टडी की वीडियो हमने बना दी है, तो केस स्टडी सर्च करके उसको पढ़ ले जाइएगा, तो आपका प्रबंधन में ठीक-ठाक काम बन जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो आज पीक्यूआरएस कम आए हैं, 3 से 4 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की संख्या बढ़ गई है, ठीक है? नरेशन के 6 प्रश्न आए सिंपल। आज सुबह हमने नरेशन की वीडियो अपलोड कर दी है, जरूर देख लेना। लगभग जो बेसिक होता है नरेशन का उसको हमने कवर कर लिया है। उसका सेकंड पार्ट कल दोपहर में हम लेकर के आ जाएंगे। कल सुबह आपकी करंट अफेयर आने वाली है, अभी 3 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की, जैसी आपकी एग्जाम में पटवारी में पूछी जा रही है वो कल सुबह हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दोनों वीडियो, एक एडवांस लेवल का एक्टिव पैसिव और एक जो आपका टेंस वाला होता है, दोनों एक्टिव पैसिव वीडियो बना दी है। आप सर्च करके उसको बस नाम डाल दीजिए, एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, तो ये सारी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा। देखिए अभी तो हमने शॉर्ट में पढ़ाया है, पर एमपीएसआई की जब हम तैयारी शुरू करेंगे 25 तारीख से, तो हम अच्छी से डिटेल में सारी जानकारी आपको, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, वनरक्षक और एमपीएसआई इन दोनों के लिए, ठीक है? इंग्लिश को अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये तीनों टॉपिक हम बहुत अच्छे से करा देंगे आपके, ठीक है? 2 प्रश्न ईडीएम से हैं, कॉमन एरर से 3 प्रश्न हैं और 1-2 प्रश्न फिलर से आए थे, स्पेलिंग चेकिंग
रीजनिंग के भी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग मिला करके 75 प्रश्न नंबर की मैथ रीजनिंग आज आई हुई थी, क्योंकि आपके प्रबंधन का प्रश्न जो है कम हो गए थे। जीके साइंस मिला करके 43 प्रश्न थे, कंप्यूटर के 22 प्रश्न, मैनेजमेंट के लगभग 10 प्रश्न ही पूछे गए थे। हाँ, इसमें इकोनॉमिक्स को अगर ऐड कर देंगे तो ये 13 प्रश्न लगभग पहुँच सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। दोनों वीडियो हमारी अच्छे से देख लीजिएगा जीडीपी वाली, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश लगभग 30 प्लस की आई थी, 30 प्लस की जो है वो आपकी इंग्लिश आई हुई थी आज, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 25 नंबर की पूरी हिंदी आई हुई थी। बात आज के कट ऑफ की करते हैं, तो वही 135 जो है वो आपका आज का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। 135 के आसपास जो है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। केवल आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 पर जो है अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। पहले फॉलो कर लेना, तभी आपका मैसेज जाएगा। फॉलो कर लेना, सर्च करना मिस्टर अतुल 800, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बुलेट वाला फोटो लगा होगा, बुलेट के साथ में हम बैठे होंगे, उसको आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर अपने प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं और सबसे पहले जानकारी आपको वहीं पर दी जाएगी, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो फॉलो जरूर कर लेना। बात करते हैं अगर टेलीग्राम की, तो सक्सेस जंक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड करना है, व्हाट्सअप पर ही सेंड करना है, इस पर कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर एक और टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव करके, उसको भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना। उस पर हम सारी की सारी किताबें डालते रहते हैं, जो भी नई किताबें आती हैं, जैसे कि आज प्रताप सर की एक किताब आई है कॉन्सेप्ट किंग, उसका आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और भी जो भी किताबें नई नई आती रहती हैं, उन सारी किताबों के पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो मिलते हैं और सबसे पहले एग्जाम एलसी लेकर के आते हैं। आपको पता है सबसे पहले एग्जाम एलसी आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन लेकर के आता है, फिर इसी एग्जाम एलसी को देख करके बहुत सारे लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग हमारे साथ में हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपका टारगेट अगला कौन सा है, उसकी उसी हिसाब से हम तैयारी शुरू करवाते हैं, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।